2 सितंबर 2021 ये वो तारीख थी जिस दिन इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री के जाने माने आर्टिस्ट सिद्धांत शुक्ला की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। और बस फिर क्या था, उनकी मौत की बात सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गया कि कैसे एक इतना फिट इंसान जो कि प्रॉपर जिम कर सकता है, उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, उसको एक हार्ट अटैक की वजह से मौत, ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। पर ये कोई अकेले की खबर नहीं थी, बल्कि इंडियन न्यूज़ चैनल्स में हर महीने 2 महीने में ऐसे हार्ट स्ट्रोक से मरने वाले लोगों की संख्या कंटिन्यू बढ़ती रही। कहीं 40 साल का आदमी तो कहीं 25 साल का एक लड़का, ऐसे हार्ट स्ट्रोक से मर जाने की खबर कंटिन्यू पूरे भारत में इस समय फैल चुकी है। और फिर हद तो तब हो गई जब एक 18 साल का लड़का कोचिंग में पढ़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ हार्ट स्ट्रोक की वजह से मर जाता है। और फिर क्या था, लोगों में गुस्सा भर पड़ा और वो सब लोग मिलकर के उस कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराने लगे। जहां भी देख लो वहां सिर्फ यही चीज दिखती थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उस वैक्सीन की वजह से हो रहा है। पर उस समय ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था जिससे हम ये बता पाएं कि ये जो मौतें हो रही हैं ये क्या सच में कोविड वैक्सीन की वजह से हैं। पर लोगों का जो शक था वो यकीन में तब बदल गया जब एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी जिसने कोविशील्ड बनाई है, उसने कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसकी वैक्सीन से कुछ ऐसे रेयर डिजीज हो सकते हैं जो कि ब्लड क्लॉट के फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हालांकि उनके मन में बैठा डर एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जो वैक्सीन उनकी जान बचाने के लिए उनको लगाई गई थी, अब वही वैक्सीन उनके जान के पीछे पड़ चुकी है। और अभी हाल ही में ये भी पता चला है कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसके खिलाफ 50 से भी ज़्यादा जो हैं वो मामले दर्ज हैं इस वैक्सीन को लेकर के। मुझे पता है आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है ये जानने के लिए कि क्या है कोविशील्ड वैक्सीन का पूरा सच, और क्या सच में इसको लगवाने वालों के लिए अब एक बुरी खबर है, क्या उनकी मौत उनके सामने खड़ी है। ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। देखिए, दिसंबर 2019 में जब ये कोविड का पहला केस आया तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये इस सदी का सबसे बड़ा महामारी बनने वाला है। धीरे धीरे जो कोविड केसेस के नंबर्स थे वो बढ़ते चले गए और न सिर्फ चाइना में बल्कि पूरे विश्व में कोविड केसेस लगातार फैलने लगे, जिसकी वजह से पूरे के पूरे दुनिया में अलग अलग देशों ने अपने कंट्रीज में लॉकडाउन लगा दिए। कई महीनों की रिसर्च के बाद यही चीज़ समझ में आई कि ये जो कोविड है ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही जा सकता है, न किसी दवा से और ना ही किसी दुआ से। और फिर क्या था, पूरे दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी वैक्सीन की कंपनीज थी उन्होंने अपने ट्रायल्स को स्टार्ट कर दिया। और इस कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए जो सबसे बड़ी कंपनीज सामने आई थी वो थी फाइजर, बायोएनटेक, साइनोवैक, मॉडर्ना, मैक एंड को एंड एस्ट्राजेनेका। कई महीनों की रिसर्च और ट्रायल्स के बाद इन सारी कंपनीज ने अपनी अपनी वैक्सीन्स को मार्केट में रिलीज किया, और जिसमें से जो इंडिया में मौजूद वैक्सीन्स थी वो थी कोविशील्ड बाय एस्ट्राजेनेका, कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक एंड स्पुतनिक। क्योंकि कोविड एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसी वजह से जो भारत की गवर्नमेंट है इसने इसको कुछ ही ट्रायल्स के बाद अप्रूव कर दिया और मास वैक्सीनेशन के लिए इसको अप्रूवल दिया। 2022 खत्म होने तक लगभग 1600 मिलियन लोगों को ये कोविशील्ड और लगभग 350 लोगों को ये कोवैक्सीन की वैक्सीन लग चुकी थी। उस समय जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट था वो सिर्फ एक दिन में ही दिख जाता था, जैसे कि सुबह अगर वैक्सीन आपको लगी है तो शाम तक हो सकता है आपको बुखार हो जाए, या फिर आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि एक फीवर में आपको दिख सकते हैं। पर वो जो सिम्टम्स थे वो 1 दिन 2 दिन में आराम से चले जाते थे, बाकी उसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखता था। अब ऐसा नहीं था कि ये जो वैक्सीन है इसके सिम्टम्स आए और सिर्फ 2 दिन में चले गए। 50 से भी ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको अपनी ज़िंदगी गंवा देनी पड़ी इस वैक्सीन को लेने के बाद। पर आखिर उनको अपनी ज़िंदगी क्यों गंवा देनी पड़ी, इसके लिए ज़रूरी है जानना कि आखिर इस वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, अगर आपने 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो ज़्यादातर एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन पे काम करती है। यानी कि हम पहले से ही एक डिफेंस लेयर बना देते हैं उस वायरस के खिलाफ जो कि फ्यूचर में हमको अटैक कर सकता है। अब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज करो एक बहुत ही शांत सी कंट्री है जिसके खिलाफ फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा अटैक प्लान होने वाला है और हमको उस देश को बचाना है, तो हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें उस देश को अलर्ट करना है किसी भी खतरे के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा उस देश के ऊपर एक स्यूडो अटैक करेंगे, यानी कि बॉर्डर्स पे हम बमबारी कर सकते हैं, हम वहाँ पे कुछ गोलियाँ चला सकते हैं जिससे वहाँ की आर्मी है वो प्रॉपर डिफेंस के लिए वहाँ मौजूद रहे। अब क्योंकि उस देश के ऊपर एक छोटा सा अटैक हो चुका है तो वो देश तैयार रहेगा किसी भी बड़े हमले के लिए, और फिर जैसे ही कोई बड़ा हमला होगा वो देश उसको आराम से टैकल कर पाएगा। और इसी तरीके से जो कोविड वैक्सीन्स हैं इसमें भी ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन ही काम करने वाला है।
जिसमें हम ह्यूमन बॉडी में कोविड-19 जैसा ही एक आइडेंटिकल वायरस डाल देंगे, जिससे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको पता चल जाएगा कि एक ऐसा वायरस आ चुका है, तो उसके लिए वो एक एंटीबॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रेडी कर सकता है। और फ्यूचर में जब भी कोई उस तरीके का जो ओरिजिनल कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो उसके लिए हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे, जो कि तुरंत उसको लड़ा करके, उसको मार करके हमें प्रॉपरली डिफेंस दे सकते हैं। अब ये इतना आसान सा दिखने वाले मैकेनिज्म में ये रेयर डिसऑर्डर जैसी चीज़ें कहाँ से आ गई और कैसे एस्ट्राजेनेका ने 1.5 साल बाद अपनी ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने बताया है कि TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसी बीमारी भी रेयर डिजीज़ में कॉज हो सकती है। अब आपको पता होगा जो हमारी बॉडी है उसमें प्लेटलेट्स मौजूद होती हैं, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर के लिए काम आती हैं। यानी कि हमें जैसे ही कोई घाव लगता है या फिर हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी कट लगता है, तो वहाँ से खून को कॉन्टिन्यूस सप्लाई रोकने के लिए उस जगह एक थक्के जैसी चीज़ जम जाती है, और उस थक्के जैसी चीज़ को जमाने के लिए जो प्लेटलेट सेल्स है वही काम आती हैं। अब यहाँ एस्ट्राजेनेका का कहना है कि ये डिजीज़ सिर्फ उनमें दिखने वाली है जिसमें ये प्लेटलेट्स के काउंट बहुत ही ज़्यादा कम होने वाले हैं। यानी कि ये जो कोविड वैक्सीन है ये सिर्फ अकेली नहीं बल्कि लो प्लेटलेट काउंट से अपने आप को मैच करके ऐसी कोई डिजीज़ पैदा कर सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ब्लड क्लॉटिंग होनी होती वो सिर्फ वैक्सीन के लगने के 4 से 5 हफ्तों बाद हो जाती, ना कि उसके बाद, ना कि उसके पहले। यानी कि आपको अब डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऐसी कोई बीमारी होनी होती तो वो सिर्फ 4 से 5 हफ्तों में हो जाती। अब इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर उस वैक्सीन में कोई ऐसा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है तो वो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ऐसा सिम्टम दिखा देगा, ना कि 1.5 से 2 साल बाद। और हाँ, ये जो सिम्टम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 0.002 यानी 50,000 में से सिर्फ 1 लोगों को ही दिखाया गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो 0.002 भी एक बड़ा नंबर हो जाता है अगर हम एक बहुत ही बड़े आबादी वाले क्षेत्र की बात करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 50,000 लोगों में से 1 लोग को भी इसका सिम्टम आना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बात 0.002 की है वो तो कम है, पर अगर हम इसको एक बड़ी आबादी में अप्लाई करते हैं जैसे कि इंडिया, तो 100 करोड़ का 0.002% भी लगभग 2 लाख के बराबर हो जाता है। और जहाँ पे 2 लाख लोगों की बात आती है वहाँ पे थोड़ी टेंशन होती ही है। पर याद रखिएगा, जहाँ पे कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारी और एक इस सदी की सबसे बड़ी महामारी सामने थी, उस समय ये ज़्यादा अच्छा था कि हम सबको वैक्सीन कर दें। उस समय कोविड-19 से बचना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ना कि उसके थोड़े मोड़े सिम्टम्स को देखना। इसी वजह से जो इसके सिम्टम्स थे उनको नज़रअंदाज किया गया और सब लोगों को इसका मास वैक्सीनेशन में शामिल किया गया। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोगों को ये एजुकेट करें कि ये जो कोविशील्ड है ये किस तरीके से उनको बेनिफिट कर रही है, ना कि उनको नुकसान। और जितने लोगों में ये डर फैला हुआ है उनकी मौत को लेकर के उसको हम दूर करें। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और साइंटिफिक बेस्ड प्रिंसिपल्स और उनके पीछे की मज़ेदार बातें जानने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।